अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। बहुत सी डेवलपमेंट्स वहाँ पे हुई हैं गुज़िश्ता 12-18 घंटों में। फॉर इंस्टेंस हम ये सुनते हैं कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर शेर अफजल मरवत को और उमैर नियाज़ी को अपने फोकल पर्सन्स में से हटा दिया है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि अब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिसेस को और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जस्टिसेस को भी वो लिफाफे जो पाउडर वाले हैं, जिसके बारे में ये खदशा है या क्लेम किया जाता है कि उसमें एंथ्रेक्स का पाउडर है, वो उनको भी रिसीव हो गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ द डेवलपमेंट दैट टेक्स द केक, जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है गुज़िश्ता 12-14 घंटों की, वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की बड़ी महंगी बिल्डिंग, जो कई अरब रुपए की बिल्डिंग है, जो शाहराह दस्तूर के ऊपर है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर जो बिल्डिंग है, जिसका काम ही बुनियादी तौर पे आइन को, रूल ऑफ लॉ को डिफेंड करना है, जिस बिल्डिंग को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कहते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर जो लार्जर बेंच की प्रोसीडिंग हुई है 7 जज साहिबान की, जिसे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑनरेबल काजी फायद ईसा साहब हेड कर रहे थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि वहां पे कोई चीज निकली है। ये डेवलपमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शायद इस अदालत की तारीख के अंदर भी इतनी डिसअपॉइंटिंग प्रोसीडिंग कभी ना हुई हो। लफ्ज डिसअपॉइंटिंग जो है वो इसके साथ जस्टिस नहीं कर सकता। यानी इशू ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इन राइटिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये बताया कि रियासती इदारे उन्हें हरासा कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को उठा लेते हैं। जज साहिबान के लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, उनके बेडरूम्स के अंदर, मास्टर बेडरूम के अंदर कैमरे लगाए गए हैं, ताकि उनके घर के और उनके घर वालों की एक्टिविटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाई जा सकें। और तमाम चीज़ों का मकसद ये है कि हाई कोर्ट के जज साहिबान और इसी तरह से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़ेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहाँ पर जजेस को हैरेस करके, इंटिमिडेट करके, डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके, मुख्तलिफ जो पब्लिक इंटरेस्ट केसेस हैं, सियासी नोयत के केसेस हैं, वहाँ पर रियासती इदारे अपनी मर्जी के फैसले हासिल करना चाहते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी वक्त जनाब काजी फायज ईसा साहब ने जिस कैजुअलनेस से, जिस डिसइंटरेस्ट से इस चीज को डिस्कस किया, उसकी नज़ीर जो है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। आप तवक्को करते थे कि वहाँ एक कोहराम मचा हुआ होगा, इसको बहुत ही एक ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा एक चैलेंज खड़ा हो गया है, फौरी तौर पर डे टू डे प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। लेकिन आप सुनते हैं कि हेडलाइन तो लगवा दी है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर और डॉन के अंदर, हेडलाइन तो ये लगाई गई है कि काजी साहब ने ये हिंट कर दिया है कि इसके ऊपर एक फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग भी हो सकती। लेकिन दर हकीकत अगर आप सारी प्रोसीडिंग को देखें, जिससे बहुत अच्छी बात है कि उसको लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया गया, उसकी तमाम तर तफसीलात डॉन और ट्रिब्यून के आपको सफ़ों में और तमाम अखबारात में आपको मिलेंगी। इसी तरह पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स की जो इंग्लिश की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे भी आप उसको देख सकते हैं। तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग प्रोसीडिंग है। कुछ मैं उसके सैलियंट फीचर्स आपको मैं थोड़े से दिखा दूं। पहली बात तो ये कि डिस्कशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो काजी फाइज ईसा साहब की अपनी ज़ात और उनकी अहलिया जो है सरीना ईसा, उनके हवाले से है। बहुत देर तक मकालमा चलता है काजी फायज ईसा साहब और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब अवान साहब के दरमियान में। ऐसा लगता है कि सारी की सारी प्रोसीडिंग का ताल्लुक काजी फायज ईसा साहब की ज़ातियात से है, कि काजी फायज ईसा साहब कितने बाअसूल हैं, कितने दलेर हैं, कितने अच्छे आदमी हैं। इसके मुकाबले में उनके जो पहले प्रेडेसेसर चीफ जस्टिस गुजरे हैं, खास करके उमर अता बंदयाल साहब, या और गुज़िश्ता 3-4 बरस में जितने भी यहाँ पर चीफ जस्टिस गुजरे हैं, उनसे काजी फायज ईसा साहब उनके मुकाबले में कितने दलेर हैं, नडर हैं, एथिकल हैं, उन्होंने कितना स्टैंड लिया है। यहाँ आप क्लियरली, अब ये मैं ओपिनियन दे रहा हूँ क्योंकि काजी फायज ईसा सब ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है झूठ जो है वो मचाए जाते हैं। तो मैं इसको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ बिकॉज ऐसा लगता है कि काजी फायज ईसा साहब अपनी ईगो की ताकुब में उनकी जो सेंस ऑफ जजमेंट है वो इतनी बुरी तरह से मुतासर हो चुकी है कि वो ओपिनियन में और फैक्ट में फ़र्क ही नहीं कर सकते। तो वो मसलसल कह रहे हैं कि लोग सोशल मीडिया से झूठ फैलाते हैं। 99% या 90% से ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें होती हैं, उनका ताल्लुक फैक्ट से नहीं है। वहाँ लोग अपने सड़े हुए कमेंट्स लिखते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, अपने गुस्से का इज़हार करते हैं, अपना कैथारसिस करते हैं, अपना एक एनालिसिस जो है वो सामने लाते हैं। तो मैं एनालिसिस ये कर रहा हूँ कि काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब अपनी ज़ात और अपनी ईगो के अंदर ऐसे बंद हैं कि हमें एक जो मेरे एनालिसिस में हम जिस चीज़ को देख रहे हैं, वो एक बहुत ही नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है, जिसने इस सारी प्रोसीडिंग को इस तरह से इसको डील किया है जैसे कि उनके बारे में है, उनके ख़यालात के बारे में है, उनके एथिक्स के बारे में। इस प्रोसीडिंग को सुन के लग ही नहीं रहा कि ये एक क्राइसिस है पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए, निज़ाम अदल के लिए,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान को खतरा लाहक है। ना ही इसमें आपको पता चल रहा है कि ये जो खत आ रहे हैं जिसकी एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिसमें पाउडर भर के कोई रेशम नामी बीबी जो है वो पूरे पाकिस्तान के जज साहिबान को भेज रही है, और किसी भी जी शो शख्स को शक नहीं है कि ये रेशम जो है ये बीबी कौन है और इसके पीछे कौन खड़ा हुआ है, और ये नामूसे तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का जो शेडोई ग्रुप है कहाँ से खड़ा हो गया। तो ये आपको बिल्कुल फील नहीं होता उसको देख के। इस हद तक कि काजी साहब ये फरमाते हैं वहां पे कि फुल कोर्ट इसलिए नहीं लग सका कि जज ही इस्लामाबाद में 7 अवेलेबल थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि आप इसको नॉन सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं कि कोई जज साहिबान वो कहते हैं लाहौर के अंदर है, कोई जज साहिबान जो हैं वो कराची के अंदर है। इशू इतना अनइम्पोर्टेंट है कि जो कराची और लाहौर के जज साहिबान हैं वो फ्लाइट पकड़ कर वापस इस्लामाबाद नहीं आ सकते। हालांकि मामला तो शुरू हुआ 26 मार्च को, और इस वक्त आप 3 अप्रैल यानी 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च, पहली 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, फिर ये 3 अप्रैल। तो इतनी यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट है, इतना कैजुअलनेस है कि जज साहिबान लाहौर कराची से नहीं आ सकते। अच्छा, बात यहीं नहीं खत्म होती। उसके बाद काजी साहब इस अदालत के अंदर ये फरमाते हैं कि मुझे इसके बाद 1-2 हफ्ते के लिए लाहौर जाना है, फिर शायद 1 हफ्ते के लिए मुझे कराची जाना है, और अब तो मैं तो मेरी नेक्स्ट अवेलेबिलिटी जो होगी नहीं 3 अप्रैल 2024 को काजी वक्त जो है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ये फरमाते हैं, पूरी दुनिया के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है कि अब मैं 29 अप्रैल को यहाँ पर अवेलेबल होऊंगा, तब हम इसको लेकर आगे चलेंगे। बाकी जितने भी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनके भी कोई खास कोई जुर्रतमंदाना या बासूल कमेंट्स आपके सामने नहीं आते। सिर्फ एक फुसफुसी सी मरी हुई वहां पर चीज बार बार दोहराई गई है कि इशू बड़ा सीरियस है, हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर से क्यों मुलाकात की, सुप्रीम कोर्ट तो ये भी नहीं कर सकती, वो भी नहीं कर सकती, अपनी सारी लिमिटेशंस का वहां पे रोना धोना था। और ये कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया गया, मतलब इस पे तुरा ये है कि यहाँ पर उल्टा ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को मजबूर कर दिया है, सोशल मीडिया ने उनकी ज़ात के ऊपर इस किस्म की तनकीद की है, जिसकी वजह से बेचारे जो हैं वो परेशान होकर उन्होंने इस कमीशन से अलर्जी का ऐलान कर दिया है। अब का तसद्दुक़ जलानी साहब ने जो खत लिखा है पब्लिकली, उसमें तो उन्होंने ये कहा कि मैंने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं और आर्टिकल 209 को मैंने देखा है, और मैंने देखा है कि उसके तहत ये बात बनती नहीं है। और आर्टिकल 209 जो है वो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के कॉन्डक्ट के हवाले से, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी को इसे देखना चाहिए। और यही रिक्वेस्ट जो है ये वकीलों ने की भी है, सॉरी जज साहिबान ने भी की है, और वही जाहिर है कि वकीलों की भी डिमांड थी। अगर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने ये जो सारी प्रोटेस्ट की है सोशल मीडिया के हवाले से, तो ये उन्होंने ज़ाती तौर पे की होगी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से, जैसे कि इमरान रियाज ने इसके हवाले से एक ट्वीट भी किया है। ये कम से कम उनके लेटर के अंदर नहीं है। इन बॉटम लाइन ये है कि ये बड़ी ही डिसअपॉइंटिंग किस्म की सूरत हाल थी। अ, अ, अच्छा, एक सोशल मीडिया की जो थीम है वो भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बहुत इंपॉर्टेंट थीम बन चुकी है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, जिसका जवाब मतीउल्लाह जान साहब ने अपने ट्वीट से भी दिया कि जो सब लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं ये झूठ फैलाते हैं अपने डॉलर्स की खातर। ये उस मुल्क का चीफ जस्टिस कह रहा है, जज साहिबान कह रहे हैं, जिस मुल्क की सारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है वो करप्शन पे मबनी है, जिनकी दास्तानें अगर छपती नहीं है, वो तो अदालती निज़ाम बड़ा कमज़ोर है कि शायद वहाँ पे छपती नहीं है। लेकिन कोई बात इसमें कोई मुबालगा की ये बात नहीं है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी तनख्वाहें जो है सरकारी वो बहुत कम है, और उनका जो लिविंग स्टाइल है, अगर तनख्वाह 1 लाख रुपए किसी की है या 1.5 लाख रुपए है, तो उसका लिविंग स्टाइल जो है वो उसी महीने में 15 से 20 लाख रुपए का होता है। सेविंग उसके अलावा होती है दुबई में जाके बेगमात की शॉपिंग करने के लिए। तो उस मुल्क का चीफ जस्टिस जो है वो मुसलसल ये कह रहा है कि लोग डॉलर की खातर सोशल मीडिया के ऊपर झूठ बोल रहे हैं, और यहाँ पर टोटल कंफ्यूजन है इन नॉट अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट बिटवीन द फैक्ट एंड द ओपिनियन। अच्छा, अब मैं एक और इस चीज पे वे फॉरवर्ड क्या होगी, मैंने इसकी डिसअपॉइंटमेंट की दास्तान तो सारी आपके सामने रख दी। वे फॉरवर्ड होगी, मैं आपको एक स्क्रीन शेयरिंग करके भी दिखाता हूँ। वे फॉरवर्ड होगी अगर वकला इसके ऊपर स्टैंड लेंगे। अभी तक उन्होंने बस एक खत ही लिखा है। यहाँ होना ये चाहिए था कि वकला का बहुत बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बाहर भी होती, कम से कम 1000-2000 वकला यहाँ इकट्ठे होते। ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद से, यहीं से आ सकते हैं 1000-2000 तो, लेकिन लाहौर से बहुत 4 घंटे की फ्लाइट है, रन है टोटल सड़क पे, पेशावर से आ सकते थे। यहाँ कम से कम भी 1000-2000-3000 वकला अगर आकर डेमोन्स्ट्रेशन करते, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बाहर तकरीरें करते, तो उससे बहुत फर्क पड़ता। अभी भी वक्त है कि उनको ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो वक्त बाय किया है कि मैं 29 अप्रैल को आऊंगा, फिर आगे देखेंगे, यहाँ पर तो क्लियरली ये नजर आ रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इसको खत्म करना चाहते हैं, इसको लटका के, इसमें डिसइंटरेस्ट पैदा करके। ये आपने नोटिस ले लिया है, प्रोसेस चल पड़ा है, मसला सब जुडिस हो गया है, बस अब उस पर बात होगी। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब
इसको सिर्फ खत्म कर देना चाहते हैं। अब ये वुकला के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस पे कैसे स्टैंड लें। वुकला के साथ ही मीडिया इसे कैसे जिंदा रखता है और सिविल सोसाइटी इसके ऊपर क्या पोजीशन लेती है। मैं इस हवाले से आपको स्क्रीन शेयरिंग करके मैं आपको एक साइट दिखाना चाहता हूँ जो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने क्रिएट की है, जिसे ऑलरेडी अगर आप देखें कि अब तक इससे कोई इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि कितने लोग इसको कर चुके हैं। जी, इसको 1700 लोग जो हैं अब तक इसको रीट्वीट कर चुके हैं। यहाँ पे ये actforjustice.com जो है, ये इसका लिंक है। यहाँ आप सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को यहाँ से आप खत भेज सकते हैं। ये क्रिएट की है फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने। मैंने कहा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूं, मैंने इसको रीट्वीट भी किया हुआ है। आपको मेरे ट्विटर हैंडल पे भी ये चीज जो है ये मिल जाएगा, ये आपको लिंक यहाँ पे। अब मैं उस दूसरी डेवलपमेंट पे, जिसे अखबारात ने पब्लिश किया है, आपको एक्सप्रेस ट्रिब्यून में उसकी स्टोरी मिल जाती है, आपको ARY न्यूज़ में उसकी स्टोरी मिल जाती है, तमाम अखबारात में मिलती है। और वो ये है कि इमरान खान ने अपने फोकल पर्सन्स की लिस्ट में जो 3 पहले थे, जिसमें एक बैरिस्टर शेर अफजल मरवत थे, उमैर नियाजी थे और उनके साथ बैरिस्टर गौहर अली खान थे, उस लिस्ट में उन्होंने तब्दीली कर दी है और बैरिस्टर शेर अफजल मरवत को और उमैर नियाजी को उन्होंने अपने फोकल पर्सन्स की लिस्ट से निकाल दिया है। और वहां पर उन्होंने शिबली फराज साहब को और बैरिस्टर अली जफर को उसमें ऐड कर दिया। यानी अब 3 लोग फोकल पर्सन्स हो गए, बैरिस्टर गौहर अली खान, शिबली फराज एंड बैरिस्टर अली जफर। और साथ ही खबर ये भी है, और ये खबर पब्लिश्ड है, ये मैं कोई खाली ट्विटर के ऊपर नहीं कह रहा, ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा व्हाट्सएप की, ये खबर पब्लिश है कि इमरान खान ने बैरिस्टर शेर अफजल मरवत को कहा है कि उन्होंने अपना जो एक अलग से सोशल मीडिया ग्रुप बनाया हुआ है, उसको वो डिस्बैंड करते हैं। इससे मिलती जुलती हदायत बैरिस्टर शेर अफजल मरवत को 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले भी कहते हैं कि इमरान खान ने दी थी। अब ये चीज छप चुकी है, तहम बैरिस्टर शेर अफजल मरवत का मैंने ट्वीट देखा है, वो ये कह रहे हैं कि ये सब एक प्रोपेगेंडा है। इमरान खान ने महज उस लिस्ट में एक्सपेंशन की है। उन्होंने इस फोकल पर्सन से उन्हें और उमैर नियाजी को निकाला नहीं है, बल्कि उन्होंने इस लिस्ट के अंदर एडिशन की है जनाब शबरी फराज साहब की, और उन्होंने एडिशन की है अली जफर साहब की। ठीक, ये उनकी दूसरी खबर है। अब डेवलपमेंट्स और भी बहुत सी हैं, मैं इस वक्त कहीं पहुंच रहा हूँ, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, वरना आपने कहीं देखा नहीं होगा, सूट पहने में बहुत ही कम होता है। ईद के बाद टेरियन वाइट का केस भी दोबारा जो है लग रहा है शुरू होगी उसकी समाअत। इससे पता ये चलता है कि जो तारीख, बस कम से कम एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जो बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि ईद उल फितर से पहले इमरान खान साहब को रिहाई मिलेगी, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का अभी तक ऐसा कोई मूड नहीं है। और चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के अगर पर्सपेक्टिव से और लॉजिक से आप देखें तो अभी उसकी कोई सिचुएशन बनी नहीं है। उनको एक डील चाहिए इमरान खान से, इमरान खान से उनको वो डील जो है वो नहीं मिल रही। इसके हवाले से फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।